वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग ज्योग्राफी का क्लाइमेट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग द हॉट वेदर सीजन और समर सीजन एंड द एडवांसिंग मानसून और द रेनी सीजन के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द रिट्रीटिंग मानसून और द पोस्ट मानसून। तो एडवांसिंग मानसून में तो ये पता चला कि कैसे जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होता है वो इंडिया में एंटर करता है और एक ही महीने में पूरे इंडिया में ब्लो होता है। तो उसके बाद देखो जो मानसून विंड होता है वो फिर से जैसे वो एडवांस होता है ठीक उसी तरह से वो फिर से वापस चला आता है। तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में जब सन का पोजीशन चेंज होता है वो उसका जो मूवमेंट है साउथ की तरफ होता है, तो जो मानसून ट्रो होता है और जो लो प्रेशर एरिया जो कि नॉर्दर्न प्लेन में रहता है वो भी धीरे धीरे वीक होता जाता है। तो जितना स्ट्रांग पहले होता है उतना नहीं रहता, और जो लो प्रेशर एरिया रहता है उसके बदले में वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया रिप्लेस हो जाता है। मतलब जो हाई प्रेशर विंड होता है वो धीरे धीरे नॉर्दर्न प्लेन में बहना शुरू हो जाता है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून विंड होता है वो सबसे पहले नॉर्दर्न प्लेन जो है वहाँ से विड्रॉ होना शुरू होता है, जो कि अक्टूबर के महीने के बिगनिंग में वो शुरू होता है। तो अक्टूबर नवंबर जो होता है वो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, जो कि जो रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा हॉट और जो वार्म क्लाइमेट रहता है, वार्म वेदर रहता है, वो धीरे धीरे चेंज होकर एक ड्राई विंटर एटमॉस्फेयर में वो चेंज होता है। तो जो रेनी सीजन होता है वो धीरे धीरे विंटर सीजन में कन्वर्ट होता है। और उसी समय जो स्काई रहता है वो बहुत ही क्लियर, और जो सन रहता है, जो टेम्परेचर रहता है वो भी ज़्यादा हाई रहता है, राइज रहता है। जो टेम्परेचर होता है वो दिन में ज़्यादा हाई रहते हैं, वहीं रात को वो थोड़े ठंडा और प्लीजेंट रहता है, जो कि हम लोग को आराम देता है। जो लैंड होता है वो थोड़ा मॉइस्ट रहते हैं। मॉइस्ट का मतलब होता है जो गीलापन, क्योंकि विंटर के महीने में फॉग दिखना शुरू होता है, जिसकी वजह से वो प्लांट्स के ऊपर या फिर मिट्टी में गिरने से जो मिट्टी है वो थोड़े बहुत मॉइस्ट रहते हैं। क्योंकि जो सन होता है वो दिन में बहुत ज़्यादा क्लियर और स्काई जो है वो ब्राइट रहता है, तो टेम्परेचर भी उस समय हाई रहता है दिन में। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो ह्यूमिडिटी होता है वो भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए अक्टूबर के महीने में जो दिन का टेम्परेचर होता है या फिर जो दिन का वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव होता है, मतलब वो हम लोग को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। वहीं रात को जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो जो दिन में जो गर्म होता है उसको कभी कभी हम लोग अक्टूबर हीट के नाम से वो जानते हैं। तो सेकेंड हाफ जब अक्टूबर आता है तो अक्टूबर के आधे से ही जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे गिरने लगता है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा रैपिडली वो फॉल होने लगता है टेम्परेचर। तो नॉर्दर्न प्लेन एरिया में जो लो प्रेशर एरिया उस समय होता है तो वो धीरे धीरे विड्रॉ होकर बे ऑफ बंगाल की ओर प्रोग्रेस करते हैं, जो कि अर्ली नवंबर के शुरुआत में वो वापस आ जाके बे ऑफ बंगाल की तरफ वो प्रोसीड करते हैं। और इस समय जब वो बे ऑफ बंगाल की ओर आते हैं तो थोड़े बहुत साइक्लोन या फिर जो डिस्टर्बेंस होता है, डिप्रेशन होता है सीज में, वो देखने को मिलता है, जो कि अंडमान सी में उस समय ओरिजिनेट होता है। तो ये साइक्लोन जो आते हैं वो ईस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का उसको क्रॉस करते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी डिस्ट्रक्शन और बहुत ज़्यादा रेन करवाते हैं। दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। लोगों का जो घर होता है या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं वो टूट जाते हैं, घर उड़ जाता है, घर का छत जो है वो उड़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुँचाता है। तो साउथ ईस्ट का जो कोस्टल एरिया होता है, जैसे जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द गोदावरी का जो पॉपुलेटेड एरिया है, या फिर जो कृष्णा और कावेरी डेल्टा, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये साइक्लोन है वो बार बार वहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि वहाँ के लोगों के लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। कभी कभी ये साइक्लोन जो है वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्टल एरिया में भी आते हैं। तो जो उड़ीसा में एक बहुत ज़्यादा साइक्लोन आया था वो सबको पता है, जो कि 1999 में आया था। तो ये जितने भी साइक्लोन्स होते हैं वो ये सब स्टेट्स के कोस्टल एरिया को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो वहाँ का जो कोरोमंडल कोस्ट है ईस्टर्न कोस्ट में, तो वहाँ पे ये साइक्लोन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो ये था रिट्रीटिंग मानसून के बारे में। तो कि जिस तरह से वो एडवांसिंग मानसून में इंडिया में एंटर करता है, ठीक उसी तरह अक्टूबर के महीने में वो वापस चला आता है। तो जो वापस आता है उसको ही बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। तो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से अक्टूबर के महीने में अक्टूबर या नवंबर के महीने में वो कोस्टल एरिया में ज़्यादातर बारिश करवाता है, जो कि ईस्टर्न कोस्ट और साउथ ईस्टर्न कोस्ट में वो बारिश करवाता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है पढ़ेंगे। इससे पहले देखो बुक में एक बॉक्स दिया है जिसमें लिखा गया है डू यू नो। तो उसमें लिखा गया कि मशीराम द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज ऑल्सो रेपुटेड फॉर इट्स स्टैलाग्माइट एंड स्टैलेक्टाइट केव्स। तो जो मशीराम जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, उसके अलावा वो वहाँ पे जो स्टैलाग्माइट और स्टैलेक्टाइट केव्स होते हैं उसके लिए भी वो जाना जाता है। तो स्टैलाग्माइट और स्टैलेक्टाइट केव्स जो होते हैं वो एक रूफ होता है जिसमें कि वो लाइम वाटर जो है वो जब एक साथ मिलते हैं तो वो जो रूफ क्रिएट करते हैं उसको स्टैलाग्माइट और स्टैलेक्टाइट बोलते हैं, जो कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, देख सकते हो। तो इस तरह के फीचर्स को बोलते हैं स्टैलाग्माइट और इस तरह के फीचर्स को बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो इंडिया के कौन कौन से पार्ट में कितना कितना रेनफॉल मिलता है। तो जो वेस्टर्न कोस्ट होता है या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया होता है उसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होता है, जो कि एनुअली 400 सेंटीमीटर होता है। वहीं जो कुछ एरिया होता है जो जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात का कुछ पार्ट्स, उसमें जो है एनुअली 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है। तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, इन 4 जगह पे एनुअली जो है बहुत ही कम बारिश, जो कि 60 सेंटीमीटर से कम होता है। उसके बाद जो डेक्कन प्लेटू का इंटीरियर पार्ट है उसमें भी जो रेनफॉल का अमाउंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। जो सह्याद्री माउंटेन्स होता है उसका ईस्टर्न साइड में, उसमें भी जो है बारिश का अमाउंट थोड़ा कम रहता है। जितने भी रीजन्स का नाम बोला गया उसमें लो रेनफॉल क्यों होता है, उसका रीजन्स क्या है। वो प्लेटू एरिया होते हैं, फिर माउंटेन एरिया होते हैं, तो वो शायद वो रेनशेडो एरिया में होता होगा, इसलिए वहाँ पे कम बारिश होता है। तो उसके बाद जो थर्ड एरिया है जहाँ पे कि कम बारिश होता है वो है लेह, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। तो वहाँ पे भी जो है लो प्रिसिपिटेशन देखने को मिलता है। उसके बाद जो बाकी का जो एरिया है इंडिया का उसमें मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलता है, और जो स्नोफॉल होता है वो हमें हिमालय रीजन में गिरता है। तो जो मानसून का नेचर है वो कभी सर्टन नहीं रहता, अनसर्टन रहता है। तो मानसून के इसी नेचर की वजह से जो रेनफॉल का अमाउंट होता है वो भी हर साल अलग अलग रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जो वेरिएबिलिटी होता है वो जो लो रेनफॉल एरिया होता है जैसे कि राजस्थान, गुजरात या फिर जो वेस्टर्न घाट का लीवर साइड, तो ऐसे ऐसे एरिया में जो वेरिएशंस होते हैं, वेरिएबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो वहीं जो हाई रेनफॉल एरियाज होते हैं उसमें हमेशा फ्लड से वो अफेक्ट होने का खतरा रहता है। वहीं जो लो रेनफॉल एरिया होता है उसमें वो बार बार वहाँ पे ड्रॉट देखने को मिलता है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अभी देखते हैं मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। तो तुम लोग पहले से ये पढ़ चुके हो कि कैसे जो हिमालय माउंटेन है वो हमें जो एशिया से हॉट विंड जो कोल्ड विंड बहता है उसको वो प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से इंडिया में वो एंटर नहीं कर पाता है। इसी वजह से जो हिमालय माउंटेन एरिया का जो लैटिट्यूड होता है या फिर उस लैटिट्यूड में जितने भी एरियाज होते हैं उसके कंपेरिजन में हिमालय एरिया जो है वो थोड़े वार्म रहता है बाकी के एरिया से। उसी तरह इंडिया का जो और एक फीचर है वो पेनिसुलर प्लेटू। तो जो पेनिसुलर प्लेटू है उसमें सी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि उसके तीनों साइड में ओशियंस होते हैं। तो उसी सी के वजह से उस साइड उसका जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। तो इसके बाद भी उस एरिया का जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलता है। तो ये था इंडिया का जो फीचर्स है। तो इंडिया के फीचर्स की वजह से इंडिया का जो वेदर होता है, वो जो क्लाइमेट होता है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। उसके बाद भी जो मानसून का इन्फ्लुएंस होता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, वो काफ़ी हद तक जो है वो परसिटेबल होता है, मतलब वो स्वीकार्य होता है। तो जो सीजनल अल्टरेशन होता है विंड सिस्टम का या फिर जो वेदर कंडीशंस होते हैं वो हमें एक रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन्स, जो कि हमें जो सीजन्स का जो साइकिल्स होता है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि जो मानसून का अनसर्टनिटीज होता है बारिश का, तो मानसून में जो है बारिश का कभी सर्टनिटी नहीं होता, कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है। या फिर जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब सभी जगह पे उसका जो रेनफॉल का अमाउंट होता है वो भी एक जैसा नहीं होता। तो ये जो होता है वो मानसून का खासियत होता है, उसका वो विशिष्ट होता है। तो जो इंडियन लैंडस्केप होता है या फिर जो उसमें जो लोग रहते हैं, जो प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी जो एग्रीकल्चर कैलेंडर होता है या फिर जो लोगों का लाइफ होता है, उनमें जो फेस्टिवल्स होते हैं वो सभी इसी मानसून के फिनोमिनन के चारों ओर वो घूमता रहता है।
तो एक साल के बाद साल जो लोग इंडिया के जो लोग होते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या फिर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो लोग होते हैं सभी लोग इंडिया में ईगरली मानसून के लिए वो वेट करते रहते हैं। जब समर सीजन में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है या फिर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो लोग मानसून के पहुंचने का बहुत ज़्यादा ईगरली उनको वेट रहता है। तो जो मानसून विंड होता है वो हमारे जो इंडिया के जो लोग होते हैं उनको वो बांध के रखता है। वो लोगों को वाटर प्रोवाइड करता है जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो रिवर्स होते हैं उनको वो पानी देता है। जो जो जितने भी सारे रिवर्स होते हैं वो रेनी सीजन में ऐसा लगता है कि वो सब लोग जो है एक साथ मिल के एक ही यूनिट के जैसे वो फ्लो हो रहे हैं। तो ये जितने भी फीचर्स होते हैं या फिर जितने भी जो गुण होते हैं वो सभी मानसून के साथ एसोसिएटेड होता है। तो इसलिए ये जो होता है वो हम सब लोगों को इंडिया के जो लोग होते हैं उसको एक इमोशनल थ्रेड में वो हम सभी लोगों को बांध के रखता है। तो ये था जो मानसून है जो यूनिफाइंग